बजरंगबली की में अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को थाने में बंद करने का निर्णय भी हिंदुत्व की ही विचारधारा पर कार्य कई बार पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से भी किए जा चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बजरंग दल किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा से ही चर्चा में और विवादों में बनरभूत स्थिति में थी। ऐसे समय में आरएसएस किसी ऐसे काम में शामिल नहीं होना। तो हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल का राम जानकी रथ यात्रा को सुरक्षा में करीब 11 बजरंग दल के कार्यकर्ता को देखते हुए बजरंग दल पर बैन लगा के नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ बजरंग दल में। आज के वीडियो में हम बजरंग दल को ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आसान भाषा में समझ सके कि आखिर बजरंग दल क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर बजरंग दल का अपना अलग कार्य करने का स्टाइल है और इसके साथ साथ अपना अलग इतिहास है। जैसा कि अगर बजरंग दल के संगठन की संरचना की बात की जाए तो वो भी आरएसएस से काफ़ी हद तक अलग है। ऐसे में आरएसएस और बजरंग दल दोनों अलग अलग संगठन है, लेकिन दोनों की विचारधाराएं काफ़ी हद मैच करती हैं। क्योंकि आरएसएस भी हिंदुत्व की विचारधारा पर कार्य करता है, वहीं बजरंग दल भी हिंदुत्व की ही विचारधारा पर कार्य करता है। जैसा कि बजरंग दल की तुलना कई बार पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से भी किया जा चुका है कि बजरंग दल का कार्य क्षेत्र भारत ही है, तो ऐसे में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बजरंग दल किसी न किसी बात को लेकर के हमेशा से ही चर्चा में और विवादों में बना रहता है। ऐसे में हमेशा से ही बजरंग दल को बैन करने की बात होती रही है। बजरंग दल को बैन करने के पीछे का विपक्षियों का तर्क होता है कि बजरंग दल द्वारा हिंसा फैलाई जाती है और इसके साथ साथ लोगों के बीच नफरत बढ़ाया जाता है और समाज में वैमनस्यता फैलाने का भी आरोप बजरंग दल पर कई बार लग चुका है। ऐसे में हमेशा से ही बजरंग दल को बैन करने की बात होती रही है। तो ऐसे में आइए इसके इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका उदय कैसे हुआ और इसके उदय के पीछे का लॉजिक तर्क क्या है। आज से करीब 4 दशक पहले 1 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना उत्तर प्रदेश में की। जैसा कि उस समय तक जब बजरंग दल की स्थापना की गई थी तब तक हिंदुत्व के मुद्दे पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन स्थापित हो चुके थे। ऐसे में अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हिंदुत्व के मुद्दे पर स्थापित हो चुके थे तो ऐसे में बजरंग दल की स्थापना की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो इसको भी जानते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले आरएसएस पर एक वीडियो बनाया था, जैसा कि उस वीडियो के अंत में आपको आरएसएस पर कितनी बार बैन लगा इसके बारे में बताया था, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। साल 1984 तक आरएसएस पर 2 बार बैन लग चुका था, जिसमें पहला था कि महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़ करके देखा जा रहा था, तो ऐसे में संघ के ऊपर बैन लगा दी। ऐसे में उस समय संघ पर कुल 18 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। और वही दूसरी बार बात की जाए तो 1977 तक आपातकाल के दौर में भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर यदि आरएसएस अपनी बातों को प्रमुखता से रखता था तो ऐसे में किसी न किसी चीज को लेकर के उस पर बैन लगा दिया जाता था। 1984 में कांग्रेस अपने मजबूत स्थिति में थी। ऐसे समय में आरएसएस किसी ऐसे काम में शामिल नहीं होना चाहता था जिससे कि उस पर बैन लगने का खतरा बढ़ जाए, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी संघ को आगे बढ़ाना था। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल का गठन किया गया। जैसा कि जब बजरंग दल का गठन किया गया तब इसके गठन के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं राम जानकी रथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसा कि राम जानकी रथ यात्रा राम मंदिर निर्माण के लिए निकाली गई थी, उस समय प्रशासन ने इस रथ यात्रा को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में 1990 आते आते
करीब 6 सालों में बजरंग दल की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। ऐसे में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे क्षेत्र थे जहां के बजरंग दल का दबदबा काबिज हो चुका। ऐसे में इन क्षेत्रों में बजरंग दल के जनाधार में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही थी। ऐसे समय में जब बजरंग दल की लोकप्रियता अपने चरम पर थी तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए कार सेवक की घोषणा कर दी। ऐसे में कार सेवक को सफल बनाने के लिए बजरंग दल ने अलग अलग गुट बनाए। जैसा कि उस समय विहिप और बजरंग दल ने अयोध्या का नक्शा लेकर के अयोध्या के बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई कर दी। जैसा कि उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। ऐसे में मुलायम सिंह ने जिला प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दे दिया। ऐसे में कार सेवकों पर सीधे रूप से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में करीब 11 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। ऐसे में उस समय तो बजरंग दल शांत पड़ गया, लेकिन सरकारी उथल पुथल के बाद 1992 में बजरंग दल और विहिप ने अपने मिशन में कामयाब रहे। ऐसे में बजरंग दल ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। तो ऐसे में उस समय के वर्तमान केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने उस समय बजरंग दल की लोकप्रियता को देखते हुए बजरंग दल पर बैन लगा दी। ऐसे में बजरंग दल पर लगाया गया यह बैन बजरंग दल पर ज्यादा समय तक नहीं रहा। ऐसे में 1 साल बाद जब बजरंग दल से बैन हटा दिया गया तो ऐसे में बजरंग दल ने अपनी विस्तारवादी नीति का पालन किया। ऐसे में बजरंग दल पूरे देश में विस्तार करने की योजना बनाई। उसी समय बजरंग दल ने अपने संगठन की संरचना और कामकाज का भी निर्धारण किया। ऐसे में यह तो रहा कि आखिर बजरंग दल की नींव कैसे पड़ी और यह पूरे देश में फेमस कैसे हुआ, यानी कि इसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी। अब आते हैं कि आखिर बजरंग दल में होता क्या है। जैसा कि बजरंग दल विहिप के आंतरिक संगठन होने की वजह से कामकाज और संगठन का कोई लिखित संविधान नहीं है। ऐसे में बजरंग दल किसी भी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अगर बजरंग दल किसी भी कार्य को करना चाहता है तो वह कर सकता है और नहीं करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। लेकिन इस मामले में अगर आरएसएस की बात की जाए तो आरएसएस का अपना लिखित संविधान था। ऐसे में उसे अपने उस संविधान और संगठन की संरचना के अनुसार चलना था, लेकिन यह नियम बजरंग दल पर लागू नहीं होता था क्योंकि बजरंग दल का अपना कोई लिखित संविधान नहीं था। ऐसे में अगर कहे तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की देन ही बजरंग दल है। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बजरंग दल में शामिल होना भी चाहता है तो ऐसे में बजरंग दल में मौखिक रूप से नियुक्तियां होती। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की बात की जाए तो बड़े बड़े मुद्दों पर हिंदुत्व के प्रतिनिधित्व के तौर पर अपने विचार रखती है। वही आरएसएस के कार्यकर्ता इस विचार को पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। वही बजरंग दल की बात की जाए तो छोटे छोटे मुद्दों पर हिंदुत्व की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता, जैसे कि ईसाइयों के बढ़ते हुए असर, धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण आदि मुद्दों पर बजरंग दल काम करती। जैसा कि इसके साथ साथ बजरंग दल गौ रक्षा पर जमीनी रूप से कार्य करने का भी दावा करती है। ऐसे में कभी न कभी आपने बजरंग दल को गौ रक्षा करते तो देखा ही होगा। कई बार न्यूज और टीवी चैनलों के माध्यम से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और इसके साथ साथ बजरंग दल पूरे वर्ष भर में 6 दिवस मनाता है, जिसमें पहला है अखंड भारत दिवस, वही हनुमान जयंती, रामनवमी, हुतात्मा दिवस, शौर्य दिवस, साहसिक दिवस। इन 6 दिवसों को बजरंग दल बड़ी धूमधाम से और जुलूस निकालने के साथ ही मनाती है। जैसा कि इसके जुलूस निकालने के पीछे राजनीतिक और सामाजिक संगठन कहते हैं कि इसके जुलूस निकालने के तरीके की वजह से समाज में हिंसा फैलती है और देश में सांप्रदायिक दंगे होते, जिससे कि माहौल खराब होता है। जैसा कि आपने आरएसएस को देखा था तो आरएसएस का अपना अलग ड्रेस कोड था, लेकिन बजरंग दल का अपना कोई अलग ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता बजरंग दल की पट्टी का इस्तेमाल प्रायः कंधों पर या सिर पर बांधे हुए करते हैं। ऐसे में यह तो रहा बजरंग दल का पूरा इतिहास। जैसा कि अगर बजरंग दल पर बैन करने की बात को देखी जाए तो मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह की सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के साथ बजरंग दल को भी बैन करना चाहते थे। जैसा कि उन्होंने इसको लेकर के 1999 में
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को पत्र भी लिखा था। जैसा कि उस समय सिमी पर तो बैन लग गया था, लेकिन बजरंग दल पर बैन नहीं लगा था। जैसा कि इसके साथ साथ वर्ष 2002 में गुजरात के दंगों में भी बजरंग दल का नाम आया था। ये बजरंग दल का मुख्यालय नई दिल्ली और बजरंग दल का कार्य क्षेत्र भारत है। ऐसे में इस टॉपिक पर आपको क्या लगता है कि क्या बजरंग दल पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो